नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर एनडीटीवी से प्रणव रॉय और राधिका रॉय जी का बाहर निकलना। खबर की असलियत क्या है वो उस पर आने से पहले मैं एक छोटा सा चैनल का एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। एक दो दिन से कोशिश कर रहा था कि शेयर कर लूँ, फिर जब आपसे बात करने बैठता था तो दिमाग से निकल जाता था। रिपब्लिक इंडिया ने जो 3,22,000 हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन 2 माइलस्टोन हमने पिछले हफ्ते और क्रॉस किए। एक माइलस्टोन है कि हमारे 4,000 से ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड हैं इस समय। हम लोग दिन के बहुत वीडियोस नहीं करते हैं, हम लोग दिन के 4-5 वीडियोस करते हैं, 5-6 वीडियोस। हम लोग 2-2 मिनट के वीडियोस नहीं करते हैं, बड़े वीडियोस करते हैं जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक जाए। हमने टोटल जो व्यू अभी तक हमारे हुए हैं कुल वो 5,07,00,000 हैं। तो आप अगर और से कंपेयर करेंगे, जाके देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये तो बहुत कम व्यूज़ है। आज तक हम लोगों के टोटल जो लोगों ने देखा वो 5,07,00,000। लेकिन एक और कैच है जो आपको कहीं दिखेगा नहीं जब तक वो चैनल वाला आपको खुद ना बताए। हमारे जो नंबर ऑफ आवर्स हमें देखा गया है ना, कितने घंटे हमें देखा गया है, वो 5.8 मिलियन है। 58 लाख घंटे हमें देखा गया। जनरली लोग आपको इसको मिनट में बताएंगे, तो अब 58 लाख घंटे में अगर 60 मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए तो वो वाला आएगा। लेकिन वी हैव बीन, हमें टोटल जो हमारे घंटे देखे गए हैं व्यूइंग आवर्स वो 58 लाख घंटे हैं। नाउ कमिंग टू द मेन स्टोरी, एनडीटीवी से प्रणव रॉय और राधिका रॉय जी का जाना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। ये खबर गलत है कि एनडीटीवी और उससे प्रणव रॉय और राधिका रॉय जी ने इस्तीफा दे दिया है, ये गलत खबर है। फैक्चुअल पोजीशन मैं एक एक करके आपको समझा दे रहा हूँ। एनडीटीवी 1984 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और इनिशियली ये काम करता था एज अ प्रोडक्शन हाउस फॉर दूरदर्शन। पहला ऐसा कहते हैं और क्लेम किया जाता है कि इंडिपेंडेंट न्यूज़ ब्रॉडकास्टर इंडिया का पहला। और शुरू में जब उनके लिए प्रोडक्शन हाउस था दूरदर्शन के लिए, और इसने स्टार इंडिया के साथ करके एक 24/7 24 घंटे 7 दिन का एक न्यूज़ चैनल शुरू किया था इनिशियली। फिर ये बढ़ता गया और धीरे धीरे इसकी तरक्की होने लगी। लेकिन जब 2014 का 2017 में इसके ऊपर 2014 में मोदी जी की सरकार आई, एनडीटीवी से बहुत खुश नहीं थे। 2017 में इनके ऑफिस में और प्रणव रॉय और राधिका रॉय के घर पे सीबीआई के छापे पड़े। 2019 पे सेबी ने इनके ऊपर एक बैन लगाया कि 2 साल तक ये दोनों लोग बोर्ड में या मैनेजमेंट में दोनों लोग नहीं रह सकते हैं। लेकिन फिर उस पर स्टे हो गया था। बाद में फिर से सेबी ने 2020 में इनके ऊपर एक फाइन किया 27 करोड़ रुपए का, जिसको जाके सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। और जस्टिस चंद्रचूड़ उस समय चीफ जस्टिस नहीं थे, वो थे, उन्होंने कहा ये बहुत ही ब्रैश बिहेवियर ऑफ सेबी था, इस तरह का करके इनको वहां से राहत मिल गई थी। अब जरा ये समझ लीजिए कि क्यों मैं कह रहा हूं कि एनडीटीवी से इस्तीफा नहीं दिया है। एनडीटीवी एक कंपनी है, उस कंपनी में आज एज ऑन डेट जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो राधिका रॉय जी जो प्रणव रॉय जी की पत्नी है, उनकी स्टेक 16.32% है। प्रणव रॉय साहब की स्टेक 15.95% है। हस्बैंड वाइफ की मिलकर टोटल स्टेक 32.27% है। 32% स्टेक अभी भी इनके पास एज ऑन डेट है। अब दूसरा चीज समझ लीजिए, दूसरा जो जिसको ये हो रहा ना कि कहां से इस्तीफा दिया, क्या दिया, हुआ ये कि एक कंपनी बनाई RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये राधिका रॉय जी और प्रणव रॉय जी ने एक होल्डिंग कंपनी बनाई जिसका RR से राधिका रॉय का RR लिया, प्रणव रॉय का PR लिया और होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड हो गया। इस कंपनी ने 2009 में रिलायंस से 400 करोड़ का, बिना, मैं मोटी मोटी बात आपसे बता दे रहा हूं, 400 करोड़ का एक बिना ब्याज का विदाउट इंटरेस्ट फ्री एक लोन लिया। बाद में रिलायंस ने इसको, जो इस कंपनी ने ये लोन दिया, उसको बाद में विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड में इसको कन्वर्ट किया और ये लोन विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड VCPL के नाम से आप इसको करेंगे, ये कंपनी आ गई। इस कंपनी ने चूंकि एक स्टेज ऐसी आई जब ये लोन दे नहीं पाए और वो नहीं हुआ, तो इस लोन को शेयर में ट्रांसफर किया और VCPL जो मैंने आपको पहले बताया था RRPR की जो वो थी, उसकी होल्डिंग कंपनी ये हो गई। अब ये जो RRPR होल्डिंग कंपनी है उसके 29.18% शेयर एनडीटीवी का वो होल्ड करती है। एनडीटीवी एक कंपनी, राधिका रॉय प्रणव रॉय अभी भी करते हैं, एक दूसरी कंपनी RRPR उसमें 29.18% का स्टेक होल्ड करती है। जिस कंपनी को टोटल कंट्रोल
विश्व प्रधान VCPL जो है कंपनी, उसका है जो रिलायंस की कंपनी थी। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अडानी जी ने इस VCPL को खरीदा। जब इस VCPL को खरीदा तो वो RRPR होल्डिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भी कंट्रोलिंग स्टेक्स उनके पास आ गए। 99.5% शेयर उनके हो गए RRPR के, क्योंकि लोन को उन्होंने शेयर में कन्वर्ट किया था, तो वो टेक्निकली RRPR के भी ओनर हो गए। तो अभी क्या हुआ है कि RRPR से राधिका रॉय और प्रणव रॉय ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि उनके कोई स्टेक ही नहीं रहे बचे हैं वहां पे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बात समझने वाली है। तो अडानी जी एज ऑन डेट 29.18% के स्टेक होल्डर, अभी भी राधिका रॉय और प्रणव रॉय मिलकर 32 कुछ परसेंट, मतलब 32% से थोड़ा ऊपर के शेयर होल्डर। अब अडानी जी ने एक मार्केट में एक ओपन ऑफर दिया है जो 22 नवंबर से 5 दिसंबर तक खुला है। उसमें उन्होंने जो कंपनी की 26% स्टेक, देखिए प्रणव रॉय राधिका जी के शेयर को लेके करीब 62-63% है। 37% में जो शेयर हैं वो आम पब्लिक के हाथ में है, इंस्टीट्यूशंस के हाथ में। उसमें एक इन्होंने ओपन ऑफर दिया है मार्केट में कि आप करीब 1.67 करोड़ होता है, ये 26% ऑफ शेयर्स इज अबाउट 1.67% शेयर्स, कि आप मुझे ये शेयर 22 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच 294 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आपसे मैं खरीदूंगा। ये अडानी साहब कह रहे हैं। जो ये शेयर ट्रेड हो रहा है अभी वो 447-448 पे हो रहा है। ये डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं, मतलब 447-448 का शेयर ये 294 में खरीद रहे हैं। और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि इनको कल आज जैसा पेपर ने रिपोर्ट किया है, इनके पास 53.27 लाख शेयर्स 1.67 जो ये मांग रहे हैं, ऑलरेडी लोगों ने डिस्काउंट प्राइस पे इनको दे दिया है। मार्केट में बेचते तो 448-47 रुपए मिलता, इनको 294 में दे दिया है। ये भी एक जानने वाली जगह है। गेम प्लान ये है कि 29% RRPR से हो गया है, 26% मार्केट से लेंगे, 55% शेयर के साथ ये कंट्रोल उस कंपनी को तब करेंगे। तो यहां तक की बात तो मैंने आपको बता दी एज फार एज द कंपनी इज कंसर्न। तो NDTV में अभी भी प्रणव रॉय और राधिका जी का अभी भी वर्चस्व है। अब मैं थोड़ी बात ये कर लूं कि ये पूरा क्या गेम है। देखिए, हाल के दिनों में, मैं पुराने दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, गणेश शंकर विद्यार्थी या उस तरह की बातें, हाल के दिनों में, पिछले 30-35-40 साल के दिनों में, खास करके इमरजेंसी के बाद के दिनों में, देश का जो मीडिया है उसमें एक सबसे बड़ा जिसने इंस्टीट्यूशन बनाया, जहां से बहुत से पत्रकार निकले। उन्होंने एक अपनी तरह की एक पत्रकारिता की, और उस इंस्टीट्यूशन को जो प्रमुख माली थे, जो प्रमुख वो थे, क्यूरेटर थे, वो MJ अकबर साहब थे। फिर MJ अकबर साहब, उदयन शर्मा, SP सिंह, ये सब उसी के, कोई प्रिंसिपल साहब, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कोई इस तरह से। और उससे इंस्टीट्यूशन से हिंदुस्तान के बाद प्रतिष्ठित पत्रकार निकले। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बना वो NDTV बना। और NDTV के जो गुरुकुल है, उससे भी हिंदुस्तान के बहुत से नामी गिरामी बदनामी सब तरह के जो पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े पदों पे हैं, वो कभी ना कभी 90% से ज्यादा NDTV में काम किए हैं। इवन अर्नब गोस्वामी साहब का भी सफर कहीं ना कहीं NDTV के से होके ही निकला है। अब एक और चीज समझ लीजिए, एक जनरल ये चलाने का, क्योंकि अभी हो रहा है ना कि खरीद लिया चला गया। क्या होता है, जब कोई भी कंपनी है तो उसको 3 तरह से देखिए। एक ओनर है जो पैसा लगा रहा है, पैसा दे रहा है, चलाने के लिए जो भी पैसा चाहिए। एक एडिटर है जो कैसे चलेगी, क्या कंटेंट होगा, दोनों तरफ देख रहा है। और तीसरा एक रिपोर्टिंग वाले लोग हैं जो जर्नलिस्ट अपने को। तो ये 3 उसके मोटे तौर पे मैंने वो किए हैं। अब होता क्या है कि कई जगह जो एडिटर है, पहले आप जो बड़े बड़े एडिटर देखते थे, जिसके भी नाम लीजिए, उनका पैसा क्या आएगा, कैसे चलाएंगे, इससे उनका कोई मतलब नहीं होता। एक दौर यह आया कि जब एडिटर का काम, क्योंकि जो मालिक हैं, जो बिजनेस ओनर हैं, जिनके लिए बिजनेस मॉडल है, उनके काम धंधे कुछ और हैं। किसी की चीनी मिल है, किसी का कोई बिजनेस है, कोई डेवलपर है, कोई कुछ ना कुछ और है। तो उनका एक बिजनेस मॉडल है कि कैसे इसमें पैसा आए, कैसे ये चले। और बड़े आदमियों के यहाँ, प्लेसेस ऑफ पावर, वो उनके यहाँ कैसे आप एंट्री मिल जाए, आपको इंटरव्यू, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, अगर आप डेवलपर हैं तो आप को कम घूस देना पड़े, इत्यादि इत्यादि।
इन सब के फायदे ये थे। तो वो एक काम भी धीरे 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 एडिटर साहब लोगों को, ओनर कहने लगे कि भाई मेरा इंटरव्यू कराओ, मेरा उनसे अपॉइंटमेंट कराओ, मेरा उनसे ये बात कराओ, मेरा ये काम करा दो, मेरा इस तरह के काम होने लगे। और इसीलिए सब लोगों ने इनको भी यहाँ किया। अब एक रिपोर्टिंग का था। प्रणव रॉय साहब, अगर आपको याद हो तो हम लोग उनको एज अ बेहतरीन जर्नलिस्ट जानते थे, और खास करके हिंदुस्तान में जो इलेक्शन चुनावी समीक्षाएं होती थी तो प्रणव रॉय के एनडीटीवी से बेहतर अपने को कुछ नहीं लगता था। दो लोग उसमें अपने झंडे गाड़ते थे, प्रणव रॉय साहब और विनोद दुआ हिंदी में, प्रणव रॉय अंग्रेजी में। और उस समय के एक और थे जो सेफोलॉजिस्ट थे, अब जो पॉलिटिशियन हो गए हैं, योगेंद्र यादव जी, लेकिन बड़ा नाम प्रणव रॉय और विनोद दुआ थे। और ये दोनों लोग की जुगलबंदी ने बहुत दिनों तक राज किया। धीरे 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 क्या हुआ कि अगर आप भी देखिए तो प्रणव रॉय साहब का पहले शो आता था वो टीवी में बहुत ज्यादा, अब प्रणव रॉय का पत्रकारिता तो करते हैं लेकिन वो वाला अब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अब बिजनेस को ज्यादा देखने लगे हैं, कैसे चलेगा, कहां से पैसा आएगा, क्या होगा, वो वाली चीजें ज्यादा देखने लगे हैं। तो पत्रकारिता से बिजनेसमैन बनने का एक सफर है, उसमें करें, उसमें क्या करेंगे। अब कुछ मूल प्रश्न आते हैं। देखिए, जहां तक ये टेक ओवर स्टेक है, ये तो बिजनेस मॉडल है। आपने लोन लिया था, आज आप इतनी स्टेक्स हैं, आप ये हैं, आप तो उसके बारे में कुछ नहीं कहने की जरूरत है। कुछ प्रश्न हैं जो हमारे और आपको थोड़ा समझने होंगे। पहली चीज ये मूल रूप से शुरू में कंपनी अंबानी जी ने ली थी, फिर वो कहीं से घूम घाम करके अडानी जी के पास आ गई। मुझे ये बताइए, अंबानी जी इसको क्यों नहीं चलाए? अंबानी जी तो अच्छा ऐसा भी नहीं है, वो इस तरह के बिजनेस में है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनल के वो मालिक हैं, तो ये तो ज्यादा सूट करता था वो चलाए ना। मुझे ऐसा लगता है कि सूरदास जी का एक पुराना वो है ना यशोदा में कि मैया मोरी मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। तो ये जो बालक थे ये मचल गए कि मैया मोरी मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। तो मैया ने कहा कि नहीं, ये वाला खिलौना तो तुम जरा इनको दो। अंबानी जी से कहा गया कि ये खिलौना अडानी जी को दो, क्योंकि देयर इज नो रीजन व्हाई अंबानी शुड नॉट टेक ओवर दिस इफ इट इज अ मैटर लाइक दैट। एक दूसरा, अडानी जी ने अब कहा है कि मैं इसको दुनिया का एक इंपॉर्टेंट बड़े चैनल में बना दूंगा, क्योंकि हिंदुस्तानी, उन्होंने कहा है कि बहुत से चैनलों की उतनी विश्वसनीयता नहीं है जितनी न्यूयॉर्क टाइम्स या विदेशी चैनलों की है। तो विश्वसनीयता बनाने के लिए थोड़ा इंडिपेंडेंट होगा, थोड़ा राइट होगा, वो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि आज न्यूयॉर्क टाइम्स इसलिए नहीं है कि उसके पास पैसा बहुत है, वो इसलिए है क्योंकि वो बात निडरता के साथ अपनी बात कहता है, इररिस्पेक्टिव whoever is in the गवर्नमेंट। दूसरा, ये एक और बात है कि जो 32% शेयर तो अभी भी रह गए हैं ना प्रणव रॉय और राधिका रॉय के पास, ये भी देखने वाली बात होगी कि ये शेयर उनसे वो कैसे हथियाते हैं। ये उनको फुसला के, बहला के, खरीद के, डरा के, धमका के, क्योंकि रास्ते कई हैं, किस तरह से होगा ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसे उनसे वो 32% स्टेक्स भी ली जाती हैं। अब एक प्रश्न और है जो सबको है कि रवीश कुमार का क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी फीलिंग है, कि रवीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, देना भी नहीं चाहिए। रवीश कुमार तो एम्प्लॉय है, उनका कोई स्टेक तो है नहीं, इररिस्पेक्टिव कि भाई शेयर कौन जा रहा है कौन आ रहा है, इससे उनसे क्या मतलब है। मेरा सेंस ये कहता है कि दो हैं, जिसकी एक दो संभावनाओं पे मैं बात कर लूं कि अडानी जी को, भाई एक एनडीटीवी है हिंदुस्तान का जो इस समय सबसे क्रेडिबल चेहरा इन पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे क्रेडिबल चेहरा रवीश कुमार है, मैग्सेसे अवार्ड विनर है, इंटरनेशनली एक्लेम्ड है। उनका चेहरा अगर आगे रखते हैं तो उनकी विश्वसनीयता ज़्यादा बनी रहेगी। तो बिजनेस सेंस तो अडानी जी का ये कहता है कि वो रवीश कुमार को रखे रहें, लेकिन रवीश कुमार को जिस तरह की इंडिपेंडेंस, जिस तरह की स्वतंत्रता प्रणव रॉय और राधिका रॉय जी देती थी, क्या वो स्वतंत्रता अडानी जी देने की स्थिति में हैं? ये एक प्रश्न है। मुझे नहीं लगता है कि उस तरह की इंडिपेंडेंस उनको दे पाएंगे। अगर नहीं दे पाते हैं तो, और ये इस्तीफा नहीं देते हैं, तो रवीश कुमार को वहां से निकालने के सिवा और कोई रास्ता नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है कि रवीश कुमार उस दिन का इंतजार करेंगे कि उनको निकाला जाए, क्योंकि अगर रवीश कुमार ऐसे ही छोड़ देते हैं तो जो रवीश कुमार हैं वो हैं, उनकी जो रेपुटेशन है वो है। लेकिन अगर उनको निकाला जाता है तो रवीश कुमार अपने कद से कम 10 गुना बड़ा कद हो जाएगा उनका, वो बहुत बड़े हो जाएंगे अगर उनको निकालते हैं अडानी जी। तो ये देखने वाला एक होगा कि वो इसको करते हैं कि नहीं। दूसरा, मुझे ये है कि जैसे कुछ लोगों का कहना है कि अब खत्म पत्रकारिता, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया एक बड़ा वो गेम चेंजर हो रहा है। ये सारी जो हरकतें हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सोशल मीडिया को फायदा हो रहा है। और जो
22 के जो बजट्स जो वो हैं, स्पेकुलेशन है कि करीब कितना 83,000 84,000 करोड़ का जो टोटल एड बजट है, उसमें से 42% इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो 35-36% सोशल मीडिया पे आ रहा है। धीरे धीरे ये सोशल मीडिया ज़्यादा क्रेडिबल हो रहा है। तो इसलिए ये सोचना कि कोई ऐसा हो जाएगा किसी दिन कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सुने, ऐसा नहीं है। सबको सूचना आएंगी। आज अगर प्रणव रॉय और राधिका रॉय का एनडीटीवी खत्म होता है तो कोई और टीवी आएगा, और वो नहीं आएगा तो कोई और चैनल आएगा। वो धीरे धीरे आता रहेगा। चलिए आगे भी देखेंगे कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।